1991 में इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। उस वक्त इंडिया की फिजिकल डेफिसिट 8.5% थी और इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ $1 बिलियन कैश बचे हुए थे। हमारे पास बस इतना पैसा था कि हम बस 2 हफ्ते की इम्पोर्ट्स ही अफोर्ड कर सकते थे। तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव को बोला, हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, या तो हमें आईएमएफ से मदद लेनी पड़ेगी या फिर हमें नई इकोनॉमी पॉलिसी लानी पड़ेगी, वरना हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तब के पीएम नरसिम्हा राव ने बोला कि हमें डीरेगुलेट करना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी को, बेसिकली लाइसेंस राज को हटाना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उस वक्त उन्हीं कंपनी को फ़ायदा होता था या फिर वही बिजनेसेस कर पाते थे जो गवर्नमेंट के काफ़ी करीब हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ हो। लेकिन लाइसेंस राज के हटने से इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद नई प्राइवेट कंपनीज़ को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उस टाइम की मॉर्गेज लेंडिंग कंपनी एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई एचडीएफसी बैंक। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं, हसमुख थोकरदास पारेख 66 की उम्र में जब वो आईसीआईसीआई से रिटायर हो रहे थे तब उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। लेकिन कुछ टाइम की बात है, 18 नवंबर 1994 को इनकी डेथ हो गई। इसके बाद 1978 में दीपक पारेख ने एचडीएफसी को ज्वाइन किया। इनके बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी इनके अचीवमेंट्स के बारे में सुनने के बाद यही बोलेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एडवाइजरी ग्रुप फॉर सिक्योरिटी मार्केट्स रेगुलेशन के चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ गैल्को इंडिया, कैस्ट्रॉल, फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉरपोरेशन, सीमेंट लिमिटेड, आईडीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन होटल जैसी बड़ी कंपनी के बोर्ड में रह चुके हैं। जब एचडीएफसी की सब्सिडरी कंपनी एचडीएफसी बैंक बन रही थी तब इस बैंक को लीड करने के लिए एक एक्सपीरियंस और विजनरी बैंकर की ज़रूरत थी। तभी एक स्मार्ट पंजाबी लड़का मलेशिया से इंडिया वापस आ रहे थे और वो आगे चलकर एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। आदित्य पुरी पैदा हुए थे गुरदासपुर पंजाब में। उन्होंने अपनी बीकॉम की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। फिर आगे चल के उन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की। एचडीएफसी ज्वाइन करने से पहले 1992 में वो सिटी बैंक मलेशिया के सीईओ रह चुके थे। उसके बाद सितंबर 1994 में वो इंडिया वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने एचडीएफसी को ज्वाइन किया। हम इस टॉपिक पे आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बैंक काम कैसे करता है या फिर इनका बिजनेस मॉडल क्या है। लेट्स से कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया और उन्हें उनके डिपॉजिट पे 7% रिटर्न हर साल मिल रहा है। उसी टाइम पे बैंक ने लोन प्रोवाइड किया 15% इंटरेस्ट पे। इनके बीच का डिफरेंस उनका प्रॉफिट है। ये बैंक का वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा भी बैंक काफ़ी सारे तरीके से पैसे कमाता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन फ़ीस, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, होम लोन, कार लोन, और हर एक लोन पे उसकी रिस्क के हिसाब से उसका इंटरेस्ट बैठता है। एग्जाम्पल के तौर पे होम लोन का इंटरेस्ट कम होगा बिजनेस लोन के मुकाबले, क्योंकि अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाता है उनकी प्रॉपर्टी बेचकर बैंक अपने पैसे रिकवर कर सकता है। लेकिन 1990s में कस्टमर प्राइवेट बैंक में बिलीव नहीं करते थे। वो किसी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक जैसे एसबीआई या फिर पीएनबी जैसी कंपनीज़ में अकाउंट खोलना पसंद करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट का सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता था। इस वजह से इनिशियल दिनों में एचडीएफसी बैंक में कोई सेविंग्स अकाउंट ही ओपन नहीं हो रही थी, और बैंक में अगर मनी डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो वो क्लाइंट को सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे। और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उनकी टीम ने मार्केट में गैप ढूंढने की कोशिश की। तभी एक बात पता चली कि लेट 90s में कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ स्टेट में ही काम करती है। अगर किसी बिजनेसमैन को किसी दूसरे स्टेट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो कोऑपरेटिव बैंक को ऑल्टरनेटिव बैंक की ज़रूरत पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी पेमेंट के लिए चेक मिला कस्टमर से, आपने उस चेक को डिपॉजिट किया अपने बैंक में, फिर आपका बैंक आपके कोऑपरेटिव बैंकिंग पार्टनर को भेजेगा उसे क्लियर होने के लिए। इस सब में ट्रांजैक्शन फीस और 3 से 4 दिन का डिले अलग से लगेगा। इस वजह से काफ़ी सारे बिजनेस ओनर कोऑपरेटिव बैंक के चेक ही एक्सेप्ट नहीं करते थे उस टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम डिले होता था। इस टाइम पे एचडीएफसी बैंक ने बोला, अब किसी भी बिजनेस ओनर को कोऑपरेटिव बैंक के चेक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डायरेक्टली एचडीएफसी के ब्रांच में डिपॉजिट कर सकते हैं।
और HDFC उनके चेक्स को बिना किसी डिले और प्रॉब्लम्स के क्लियर कर देगी। इस तरीके से HDFC बैंक ने अपना नाम कॉरपोरेट वर्ल्ड में बनाना शुरू किया। अब पूरे इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स अपने क्लाइंट को पैसे दे सकते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट में, और इस वजह से वो अपने हाई वैल्यू कस्टमर्स को रिटेन कर पाएंगे। और इसके बदले में HDFC बैंक ने अपने सारे कोऑपरेटिव बैंक को बोला कि वो उनके यहाँ डिपॉजिट करें बिना किसी इंटरेस्ट के, और HDFC इस पैसे से होम लोन, कार लोन और भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी अपने कस्टमर्स को। इसके बाद HDFC की टीम ने स्टॉक मार्केट में एक प्रॉब्लम नोटिस की। अर्ली 90s में फिजिकल शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते थे। अगर आपको बाई करना है या फिर सेल करना है, सारी चीज़ें एक्सचेंज के द्वारा की जाती थी, लेकिन इसमें ब्रोकर अपना बहुत बड़ा मार्जिन लेते थे। और कुछ समय की बात है, 2000 में टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किए जाने लगे, लेकिन शेयर्स बाई या सेल करने पे फंड्स अभी भी फिजिकल ही ट्रांसफ़र किए जाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे इस स्टोरी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, बायर और बायर का ब्रोकर, सेलर और सेलर का ब्रोकर। इन दोनों के बीच में स्टॉक एक्सचेंज। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, हर एक कैरेक्टर के बैंक अकाउंट्स अलग अलग हैं, और उस टाइम पे एक्सचेंज में सेटलमेंट भी बहुत वक्त लगता था। बायर के पास से चेक गया, बायर के ब्रोकर के पास गया, बायर के ब्रोकर के पास से चेक गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज से चेक गया सेलर के ब्रोकर के पास, उसके बाद फाइनली सेलर के बैंक अकाउंट के पास चेक पहुंचा। ये प्रोसेस इतना टाइम कंज्यूमिंग था कि इसमें 7 दिन आराम से लग जाते थे, और हर एक कैरेक्टर के पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स हुए तब तो बोलो ही मत। इस प्रॉब्लम से एक्सचेंज को पता ही नहीं चल पाता था कि ब्रोकर के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर अपने कस्टमर्स को मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए। तभी HDFC बैंक ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लाया। तब उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करना शुरू कर दिया था। आधे से ज़्यादा बैंक उस वक्त सिर्फ फिजिकल फंड्स ट्रांसफ़र करते थे। तभी HDFC बैंक ने गेम ही पलट दिया। अब बायर या ब्रोकर को हफ्ते इंतज़ार नहीं करने पड़ेंगे, ये टाइम रिड्यूस होके 2 से 3 दिन का हो गया, और इस वजह से स्टॉक एक्सचेंज को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनको अब पता चल जाता है कि कौन से ब्रोकर ट्रेड लेने की कंडीशन में है और कौन अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू कर पाएंगे। उसके बाद HDFC बैंक यहीं नहीं रुकी, आगे चल के मेजॉरिटी स्टॉक ब्रोकर्स HDFC के साथ काम करने लगी। फॉर इंस्टेंस, इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर ज़ीरोधा भी HDFC की सर्विस यूज़ करते हैं। ना बस ब्रोकर, उनके क्लाइंट्स भी HDFC के साथ काम करना शुरू कर दिया। उनकी अच्छी सर्विस की वजह से इंडिया के सेटलमेंट बिजनेस में उनकी अच्छी पकड़ हो गई। अगर आज आप सेविंग्स अकाउंट खोलने जाओगे इनके किसी भी ब्रांच में, वो आपको 15 मिनट के अंदर आपको आपकी पूरी बैंकिंग सर्विसेज शुरू कर देंगे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, पासबुक हो, चेकबुक हो या फिर नेट बैंकिंग। HDFC बैंक ने ना सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक की मोनोपोली को तोड़ा, उन्होंने इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रेवोल्यूशन लाया, जिस वजह से आज हम इजीली फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर हो या फिर रिटेल कस्टमर्स का चेक। आदित्य पुरी की लीडरशिप के अंदर HDFC ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की, और उनके टेन्योर में उन्होंने काफ़ी सारे एक्विजिशन भी करे। अर्ली 2000 में टाइम्स बैंक, 2010 में सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। 2019 की रिपोर्ट की माने तो वो इंडिया के हाईएस्ट पेड CEO माने जाते हैं, जिनकी मंथली सैलरी 89 लाख रुपीस थी। हसमुख ठोकरदास पारेख ने जो कंपनी बनाई थी HDFC, उसकी सब्सिडरी कंपनी HDFC बैंक की वैल्यूएशन HDFC से ज़्यादा हो गई। अगर किसी ने 1999 में HDFC बैंक के शेयर्स खरीदे थे, उस वक्त एवरेज प्राइस 6 रुपये के आसपास थी। अभी उसी शेयर की प्राइस की वैल्यूएशन 1500 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है। अगर आप कैपिटल गेन की बात करें तो 20,000% से भी ज़्यादा है। इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक माना जाता है HDFC बैंक को। लेकिन सोचने वाली बात, कुछ अच्छे बैंकर्स ने मिलकर कैसे इंडियन मार्केट्स में नेशनलाइज्ड बैंक की मोनोपोली ख़त्म कर दी और वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट बैंक बना दी।